सागर जल के कार्य तथा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। सागर जल का कार्य कई कारकों द्वारा संपन्न होता है। उदाहरण के लिए सागरीय लहरें, धाराएं, ज्वारीय तरंग, सुनामी। सागरीय तटीय दृश्यावली के सर्जन से सागरीय लहरों का सर्वाधिक महत्व होता है, परंतु सभी कारकों का सामान्य परिचय आवश्यक है। सागरीय लहरें सागर तटीय भाग पर अपरदनात्मक कार्य में सबसे अधिक सहयोग प्रदान करती हैं। सागर या झीलों में लहरों का आविर्भाव कई कारणों से होता है, परंतु इनमें पवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पवन सागरीय जल की सतह पर रगड़ द्वारा लहरों का सृजन करती है। इतना ही नहीं, पवन द्वारा उत्पन्न लहरों में गति का भी संचार होता है। लहरें सागरीय जल की सतह के समानांतर नहीं होती हैं, बल्कि उनका कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे हो जाता है। इस तरह लहरों का सबसे ऊंचा उठा भाग शीर्ष कहलाता है तथा सबसे नीचे का भाग गर्त कहा जाता है। दो शीर्षों के बीच या दो गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को लहर की लंबाई कहते हैं। लहर के आगे बढ़ने की गति को लहर वेग तथा दो क्रमबद्ध शीर्ष या गर्तों के गुजरने के समय के लहर की अवधि कहा जाता है। लहरें कई प्रकार की होती हैं। दोलन या दोलायमान लहरें। इन लहरों का सर्जन अधिक गहरे जल वाले क्षेत्र में होता है। इस प्रकार की लहरों में जल की प्रत्येक बूंद वृत्ताकार रूप में गतिशील होती है। इस लहर में जल की गति लहर स्रग का आगे की ओर, अग्रभाग में ऊपर की ओर लहरें, गर्त में पीछे की ओर तथा पृष्ठभाग में नीचे की ओर होती हैं। स्थानांतरण तरंग, इसे एक स्रगी तरंग भी कहा जाता है। यह दोलन तरंग से कई मायने में भिन्न होती है। इस तरंग में जल गति तरंग संचरण दिशा में होती है। इस तरंग के अंतर्गत ऊपरी सतह से लेकर सागरीय तली तक समस्त जल एक ही दिशा में गतिशील होता है। दूसरा है तरंगिका। प्रतोड़न रेखा के बाद सागरीय लहर का जल जब सर्फ के रूप में तट से टकराता है तो उसका जल कई रूपों में बढ़ जाता है। कुछ जल वेलांचिल धारा के रूप में प्रवाहित हो जाता है तथा कुछ जल अध प्रवाह के रूप में चला जाता है तथा कुछ जल तट से लौटकर जल की सतह पर तरंग के रूप में सागर की ओर लौट आता है। इस तरह तरंग को तरंगिका कहा जाता है। सागरीय अपरदन। सागरीय अपरदन में जल गति क्रिया द्वारा सागरीय तरंगें तीव्र वेग से तटों से सीधे टकराती हैं, जिस कारण जल के दाब से तट की चट्टानें टूट फूट बिखरने लगती हैं। इस क्रिया को टूटन क्रिया भी कहा जाता है। अपघर्षण क्रिया द्वारा जब सागरीय तरंगों के साथ कंकड़ पत्थर अधिक मात्रा में मिले रहते हैं तो उन्हें अपरदनात्मक यंत्र कहते हैं। इन यंत्रों से युक्त तरंगें तट के क्लिफ से टकरा कर चट्टानों को तोड़ फोड़ करके उन्हें बहा ले जाती है। सागरीय तरंग का यह कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इतना ही नहीं, तरंगों द्वारा बड़े बड़े टुकड़े अग्रिम किनारों तक पृष्ठ किनारों की तली पर आगे पीछे होते रहते हैं, जिस कारण उनके तली का भी अपरदन साथ साथ चलता रहता है। सन्निघर्षण क्रिया द्वारा इस क्रिया के अंतर्गत तरंगों के साथ चलने वाले टुकड़े आपस में टक्कर खाकर टूट टूट कर महीन व बारीक होते रहते हैं। यह क्रिया मुख्य रूप से अधप्रवाह तथा तरंगिकाओं द्वारा अधिक होती है। घुलन क्रिया द्वारा जिन तटीय भागों पर घुलन क्रिया चट्टानों की जल दाब की क्रिया द्वारा सागरीय तरंगें तीव्रता से तट से टकराती हैं। तरंगों के साथ टकराने वाले जल तट की चट्टानों पर अत्यधिक दाब डालता है। यदि तट की चट्टानों में संधियों तथा छिद्रों का विकास अच्छी तरह हुआ रहता है तो वह अचानक तीव्रता से तरंगें तट से टकराती हैं और चट्टानों की संधियों में स्थित
वायु संपीड़न हो जाती है। सागरीय अपरदन को या अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। पहला है तटीय कगार या भृगु। जब समुद्र तट बिल्कुल खड़ा हो तो उसे क्लिफ या भृगु कहा जाता है। सागरीय तरंगों के अपरदनात्मक द्वारा उत्पन्न क्लिफ सागर तटीय दृश्यावली का एक प्रमुख किंतु विचित्र स्थल रूप है। क्लिफ का निर्माण जो कि तट द्वारा अपरदन के कारण तट रेखा के सहारे होता है। अंत इसका निर्माण चट्टानों के प्रकार, संरचना, स्वभाव व सागरीय अपरदन तथा भूपृष्ठीय अनुसंधान के सापेक्ष रूप पर आधारित होता है। दूसरा है तटीय कंदरा। तटीय कंदराओं के बीच में जहाँ संधियाँ, भ्रंश व कमजोर चट्टानें मिलती हैं वहाँ सागरीय तरंगें तेजी से अपरदन करती हैं, जिससे वहाँ तटीय कंदरा का निर्माण होता है। स्टैक कंदरा के मिलने से बने प्राकृतिक मेहराब की प्रकृति अस्थायी होती है। इस मेहराब के ध्वस्त होने के बाद चट्टान का जो भाग समुद्र जल में स्तंभ के समान शेष रह जाता है उसे स्टैक कहा जाता है। एक डायग्राम के द्वारा यहाँ नीचे देखा भी जा सकता है कि मेहराब क्या है, स्टैक क्या है, समुद्री गुफा क्या है। तट रेखा समुद्र तट और समुद्री किनारों के मध्य की सीमा रेखा को तट रेखा कहते हैं। समुद्री तट पर अधिक अवरोधित चट्टानों से अंतरिक्ष तथा कम अवरोधित चट्टानों से खड़ियों का निर्माण होता है। तट रेखा के प्रकार। पहला है फ्योर्ड तट। किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे अंशतः धंस जाने से फ्योर्ड तट का निर्माण होता है। इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। नॉर्वे का तट फ्योर्ड तट का सुंदर उदाहरण है। रिया तट। नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। ये यू आकार की घाटी तथा ढलुए किनारे वाली होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग इसी प्रकार का है। डाल्मेशियन तट। समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से डाल्मेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डाल्मेशियन तट इसका उदाहरण है। हेफा तट या निमग्न तट या निम्न भूमि तट। सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट यह तट कटा फटा नहीं होता है तथा इस पर घाटियों का अभाव पाया जाता है। इस पर रोधिकाओं की समानांतर श्रृंखला मिलती है जिससे सागरीय जल घिसकर लैगून झीलों का निर्माण करता है। यूरोप का बाल्टिक तट। निर्गत समुद्र तट। स्थल खंड के ऊपर उठने से या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्मित समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर स्पीट, लैगून, पुलिन, क्लिफ, मेहराब मिलते हैं। गुजरात का काठियावाड़ तट भी इसी प्रकार का है। उसके बाद में समुद्री निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ, यानी कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ जो कि समुद्र के निक्षेप के राम राम।